Hello student, welcome to Bambole Academy. I am Deepak Saini, physics faculty, and today we are going to discuss the NTA NEET test paper number 3. है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगा कि यदि आपने बम्बोले एकेडमी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि वीडियो लेक्चर आपको बेनिफिट लगे और आपको लगे कि हमने बहुत ही अच्छा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, इसके आपके बेनिफिट होता है, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें क्या है, कुछ क्वेश्चंस को एनालिसिस करके, पूरे पेपर को एनालिसिस करके कुछ क्वेश्चन को मार्क किया है जो कंपैरेटिवली थोड़े से टफ हैं अदर क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट में। लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ, ये पेपर नंबर जो 3 है, ये कंपैरेटिवली पेपर नंबर 2 जो हमने डिस्कस किया था उससे थोड़ा सा आसान ही है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी इसमें काफ़ी सारे हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ टफ क्वेश्चंस के साथ। तो वो टफ क्वेश्चंस के कौन कौन से नंबर हैं बेटा? 7, 11, 12, 15, 19, 35, 24, 39। तो पहले बेटा हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लिखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक बार पढ़ लीजिए। इसमें क्या है, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क आर फ्रॉम द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज, है ना। तो ये जो होता है सेंटर ऑफ मास सेमी सर्कुलर डिस्क, ये तो आसानी सवाल है ना। तो हमने गलत मार्किंग कर दी। इसका मतलब कि जो डिस्क होता है उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है 4r/3π पे होता है। तो ये तो सिंपल सवाल है ना। तो गलत हो गया कुछ, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद, 7 के बाद कितना है बेटा? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, हाँ क्वेश्चन नंबर 11 टफ है बेटा। 7 तो आसानी क्वेश्चन है ना। इसका आंसर क्या आएगा? 4r/3π आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बेटा आप ए लगा दो। तो ये तो आसानी सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो कितना है? 11 का आंसर है बेटा डी। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है डी। तो देखो इसमें क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में आपको U दे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है, आप सही से पढ़ लीजिए। -7x + 24y दिया हुआ है। क्लियर है क्या बात? और ये दे रखा है, मास दे रखा है आपका इसमें बॉडी का 5 kg। और पहले तो वो ओरिजिन पर है, आपको इसकी स्पीड बतानी है। t = 2 सेकेंड पर आपको इसकी स्पीड बतानी है। तो ध्यान से देखिएगा, किया हुआ सवाल है, हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ है कि जब भी आपको पोटेंशियल एनर्जी इस प्रकार से दे दी जाए तो आप क्या करोगे, इस पे नेट फोर्स निकालोगे। फोर्स कैसे निकलता है बेटा? फोर्स जो होगा वो Fx i कैप, Fy j कैप, z डायरेक्शन में भी होगा, Fz k कैप। लेकिन यहाँ पे तो x और y है ही, z है ही नहीं। तो जो Fx निकलता है वो कैसे निकलता है? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ux डेल u/डेल x से निकलता है। तो इसका यदि आप डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो माइनस इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे, y कांस्टेंट है, तो ये कितना जाएगा? -7 = 7 न्यूटन आ जाएगा। Fx आ गया। इसी तरीके से Fy की यदि आप वैल्यू निकालना चाहते हैं तो du/dy पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, तो माइनस तो एज इट इज आ गया। यदि आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे y के रेस्पेक्ट में तो x तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 24, तो -24 न्यूटन आ जाता है। तो इसलिए आप अब F लिख सकते हो। वेक्टर F किसके इक्वल होगा बेटा? Fz कितना है? Fz तो 0 हो जाएगा। तो Fx की वैल्यू हो जाएगी 7 i कैप और Fy की वैल्यू है -24 j कैप न्यूटन नेट फोर्स आ जाता है। यदि नेट फोर्स आ गया तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? √7² + 24², और ये √49 + 4 कितना आ जाता है? इसे कैलकुलेशन करके क्वेश्चन नंबर 11 में बता देता हूँ। ये आ जाता है आपका टोटल, कैलकुलेट करोगे तो 625 आ जाता है और ये आ जाता है 25 न्यूटन। तो जो फोर्स आ जाता है बेटा पार्टिकल पे कितना आ जाता है? 25 न्यूटन। तो न्यूटन सेकंड लॉ से F = ma रख देंगे तो उससे हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाता है, वो आता है F/m। तो F कितना है बेटा? 25 न्यूटन डिवाइडेड बाय मास कितना है बॉडी का? 5 kg। तो एक्सेलरेशन आ जाता है 5 मीटर/सेकंड²। अब देखो ध्यान से, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी यदि आपको दी हो तो आप क्या करोगे? m और t दे रखा है तो Fx और Fy निकाल करके नेट फोर्स निकाल लोगे इन वेक्टर फॉर्म। यदि मैग्नीट्यूड चाहिए तो ऐसे कर दोगे। दूसरी बात, एक्सेलरेशन निकाल लिया और u तो पहले तो रेस्ट पे था, अब एक्सेलरेशन कितना आ गया? 5 मीटर/सेकंड²। तो v आ जाएगा ना। कैसे निकालेंगे? t दे रखा है कितना?
2 सेकेंड v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से निकाल देंगे। तो u की वैल्यू तो कितनी थी बेटा 0, एक्सेलरेशन कितना निकाला 5 और टाइम कितना निकाला, टाइम है आपका 2 सेकेंड। तो वेलोसिटी कितनी हो जाती है या स्पीड हो जाती है 10 मीटर पर सेकेंड, इसका आंसर आ जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, डी ऑप्शन सही हो जाता है। क्लियर है क्या बात, तो ये है। तो 11 क्वेश्चन नंबर 11 हम इस प्रकार से कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टफ क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 12, है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है भी क्या, हाँ ठीक है बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है वो कौन सा आंसर है बेटा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ध्यान से सुनना समझना। टफ किस लिए है ये, हो सकता है आपको फॉर्मूला नहीं पता हो इसलिए टफ मैंने इसे अज्यूम किया, वैसे तो ये सिंपल ही क्वेश्चन है। कैसे, ध्यान से देखो, यदि दो बॉडी m1 u1 से चल रही हो और बॉडी m2 u2 से चल रही हो, ये तो बिफोर कोलिजन होता है, और आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी v1 और इसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है ना, m1 और m2 की। तो जो फॉर्मूले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि यदि दोनों के बीच में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है तो v1 और v2 का फॉर्मूला होता है, और वो क्या होता है m1 माइनस e m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 वेक्टर प्लस m2 1 प्लस e अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 वेक्टर। और इस तरीके से v2 का फॉर्मूला होता है, इसे यहाँ लिखते हैं, लेकिन m1 1 प्लस e अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 वेक्टर, और यहाँ पर m2 माइनस ई m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 वेक्टर। ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दो पार्टिकल हैं, एक स्मॉल m और एक कैपिटल m, है ना। कैपिटल m क्या है, रेस्ट पे है, तो इसकी u2 कितना हो गया 0, और ये u1 कितना है, u दे रखा है इस तरीके से। आगे बात समझ में, u है। तो वो कह रहा है कि आफ्टर कोलिजन, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, आफ्टर कोलिजन जो पहला पार्टिकल है स्मॉल पार्टिकल m वो रेस्ट पे आ जाता है। तो यानी वो इस वाले पार्ट की बात कर रहा है, इस वाले पार्ट में ये तो रेस्ट पे है, तो ये तो 0 हो गया एज इट इज। और वो कह रहा है कि v1 भी कितना हो जाता है 0, तो v1 मतलब इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, है ना। ये तो बिफोर कोलिजन था, आफ्टर कोलिजन जो m है वो किस पे आ जाता है, रेस्ट पे आ जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और वो चलने लगता है। वो कितनी स्पीड से चल रहा है उससे हमें लेना देना ही नहीं है। तो ये 0 हो गया 0, तो बचा क्या, 0 इज इक्वल टू m1 माइनस ई m2 अपॉन m1 प्लस m2 और u, है ना। तो यहाँ से देखो सब 0 हो जाएगा, m1 इज इक्वल टू ई m2। ध्यान से देखो m1 की वैल्यू कितनी है m, और m2 की वैल्यू कितनी है कैपिटल M, तो m इज इक्वल टू ई इंटू एम। तो e की वैल्यू क्या आ जाती है m अपॉन कैपिटल M, और जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वो हमेशा 1 से छोटा ही होगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कैसे करोगे कि यदि आपको ये फॉर्मूले दोनों डायरेक्ट याद होंगे तो जो कोलिजन के क्वेश्चन होते हैं सेंटर ऑफ मास में, जो कोलिजन का कॉन्सेप्ट होता है, सारे क्वेश्चन इससे हो जाते हैं। और मैं बता देता हूँ इलास्टिक कोलिजन के लिए इसमें e इक्वल टू 1 रख लेना और फिर सॉल्व कर लेना, ठीक है। ओके, तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बेटा, टफ। नेक्स्ट है 15, एक बार देख लेते हैं 15 सवाल। हाँ, 15 सवाल भी क्या है, इसमें फोर्स दिया हुआ है, इनिशियल कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, है ना। 15 का आंसर, सबसे पहले मैं आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है आपका, आंसर है 15 का बी। क्लियर है कि बात। इसमें क्या दिया हुआ है कि इनिशियल एक पार्टिकल 0 0 पर है और फाइनल क्या है 1 1 पर पहुंच जाता है। तो इसमें फोर्स की वैल्यू दे रखी है बेटा, पाथ दे रखा है, पाथ है आपका y इक्वल टू x, है ना। तो एक तो ये है, तो यदि आप इस पाथ को dy अपॉन dx करोगे तो वो कितना जाएगा 1, ये इक्वेशन दे रखी है। तो dy इज इक्वल टू dx, तो इसे आपको यूज करना है। पहली बात, इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है ना। ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। दूसरी बात, जो फोर्स दे रखा है वो फोर्स की वैल्यू कितनी है, y i कैप प्लस कितना x स्क्वायर j कैप है। क्लियर है क्या बात। तो आपको क्या निकालना है, वर्क डन बाई फोर्स निकालना है। तो बेटा वर्क डन बाई फोर्स कैसे निकालते हैं, dw इज इक्वल टू एफ डॉट dr होता है। f तो यहाँ पर कितना है y i कैप प्लस x स्क्वायर j कैप, और जो dr वेक्टर है दिस इज द डॉट प्रोडक्ट, वो होगा dx i कैप dy j कैप, और dz k कैप भी होता लेकिन इसमें है ही नहीं इसलिए मैं लिखता नहीं हूँ।
डॉट प्रोडक्ट करेंगे y dx, इसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे x स्क्वायर dy, है ना। i का i 1, i का j में 0, इस तरीके j का i में 0 और j का j में 1, तो dw ये बन जाता है। अब टोटल वर्क अपने को निकालना है, तो क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर है के बाद, तो इधर टोटल वर्क आ जाएगा। दूसरी बात, अब यदि आप इसका इंटीग्रेशन देखते हो तो इंटीग्रेशन में यहाँ y है, dx है, x स्क्वायर है और y है, या तो x में कर लो या y में कर लो। रिलेशन क्या है कि हमें जहां जहां पर y है वहां पर क्या रख दो, x, तो x रख दिया, प्लस जहां जहां dy है वहां पे क्या रख दो, dx। तो बेटा कितना आ गया, ये आ गया आपका x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आ गया। अब देखो x की वैल्यू कहां से कहां तक है, x1 है 0 से लेके x2 की वैल्यू कितनी है बेटा 1, 0 से लेके 1 आ जाती है। तो इंटीग्रेशन करेंगे x स्क्वायर बाई 2 x की पावर 3/3। क्लियर है क्या बात। तो ध्यान से देखो, लिमिट वेरीज फ्रॉम 0 to 1। जब आप लिमिट रखोगे तो यहाँ पे तो 1/2 प्लस 1/3 और माइनस 0 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 5/6 आंसर आ जाता है। दिस इज द टोटल वर्क डन बाय द पार्टिकल, है ना, वर्क डन बाय द फील्ड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो दे रखा था आपको। क्लियर है क्या बात। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी बेटा प्रॉपर आसान ही है, इतना बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं है। तो हम क्वेश्चन रेगुलरली कराते रहते हैं क्लासेस में, है ना। तो ये बात है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या है, 19 का आंसर है बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में ध्यान से आपको समझने की बात है कि इसमें जो दे रखा है आप एक बार पढ़ लो कि कैसे दे रखा है। एक इम्पल्स लगाते हैं यहाँ पे, तो ये है ना, और इसकी रेडियस कितनी है, रिंग, और ये है रिंग है बेटा, ये है ना, क्या दे रखी है, ये इम्पल्स अप्लाइड रिंग ऑफ मास m और रेडियस r। तो ध्यान से देखो, जब आप लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन में जो नेट इम्पल्स होती है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होती है। इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होती है। इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, दैट इज mv2 माइनस v1 के इक्वल होता है। ये तो हो गया ट्रांसलेशनल मोशन में। किस मोशन में, ट्रांसलेशनल मोशन में। रोटेशनल मोशन में, रोटेशनल मोशन में जो हम करेंगे, इसे r से मल्टीप्लाई कर दें और इसे यदि r से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाती है आपकी एंगुलर इम्पल्स। एंगुलर इम्पल्स, है ना। एंगुलर इम्पल्स क्या होगी बेटा, ये होगी लीनियर इम्पल्स, है ना, ट्रांसलेशनल इम्पल्स इनटू r। तो r इनटू यहाँ पे इम्पल्स कितनी लगाई है, j। i फॉर j को i भी लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, j भी लिखते हैं, वो सिंपल का रिप्रेजेंटेशन है, थोड़ा कोई भी फर्क नहीं है। तो एंगुलर इम्पल्स क्या होगी, r इंटू जे हो जाएगी। जिस तरीके से ये चेंज इन लीनियर मोमेंटम के इक्वल था, इसी तरीके से जो एंगुलर इम्पल्स होती है वो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होगी, यानी एंगुलर मोमेंटम L2 माइनस L1। क्लियर है क्या बात। एंगुलर मोमेंटम L2 माइनस L1, वेक्टर नहीं लगाते, चलो मैग्नीट्यूड ही लिख लेते हैं केवल। अब ध्यान से देखो कि ये तो हो गई आपकी एंगुलर इम्पल्स, ठीक है। एंगुलर इम्पल्स J क्रॉस R भी लिख सकते हैं इसे, L फाइनल माइनस L इनिशियल। तो ध्यान से देखो कि एंगुलर इम्पल्स कैसे निकालते हैं, इस पॉइंट O के अबाउट हम क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर देंगे, ठीक है। तो इम्पल्स कितनी थी, एंगुलर इम्पल्स थी J इंटू R, ऐसे लिख लो इसे, J क्रॉस R इज इक्वल टू, है ना, इस पॉइंट के अबाउट। जब ये प्योर रोलिंग करना चालू कर देगा तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, v, और ये इस तरीके से ओमेगा से भी घूमेगा। तो इस पॉइंट के अबाउट ही हम दोबारा से इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना था इसका, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था 0। फाइनल एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, फाइनल एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ CTRM से, कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन से। यदि आप इसका मास m मान लेते हो, इसका मास m मान लेते हो, तो एक कंबाइंड रोलिंग मोशन चल रहा है, कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन मतलब रोलिंग मोशन कर रहा है। तो इस पॉइंट के अबाउट इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा L फाइनल, है ना, यहाँ लिख देता हूँ, L फाइनल जो होगा वो होगा, एक तो ऐसे करके m मास और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस mv इंटू r के इक्वल होगा। दूसरा, इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम अंदर की ओर होगा, वो कितना होगा, i इंटू ओमेगा के बराबर होगा। तो L इनिशियल तो 0 था, ये रेस्ट पे था, लेकिन ये ओमेगा से भी घूम रहा है, v से भी जा रहा है, तो इस पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम
एम वी आर प्लस आई ओमेगा के इक्वल हो जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है। लेकिन अगर जो आप ये रोलिंग कर रहा है, यहाँ पे प्योर रोलिंग कर रहा है, तो कंडीशन क्या होगी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा की कंडीशन होती है। तो एम वी आर प्लस आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v अपॉन आर हो जाएगी। क्लियर है क्या बात? इस तरीके से लिख लेंगे हम। अब r से r कट जाएगा, इसे कैपिटल R ही लिख लेते हैं। तो ये कितना जाएगा बेटा, ये तो r इंटू जे था, ये आ जाएगा एम वी आर प्लस एम वी आर। तो कितना हो गया ये हो जाएगा आपका 2 एम वी आर। तो एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू एल फाइनल माइनस एल इनिशियल। एल इनिशियल कितना था, 0, और एल फाइनल हो गया 2 एम वी आर, और जे इंटू आर से आर कट जाएगा। स्पीड जे होगी इसकी जे अपॉन 2m के इक्वल हो जाएगी। तो जो इसमें पूछी है एंगुलर स्पीड जे अपॉन 2, तो 19 का आंसर आ जाता है, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन, है ना, फॉर रोटेशनल कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन का आंसर जो है बेटा वो बी है। और क्वेश्चन में जो दे रखा है आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, कैसे दे रखा है, u वेलोसिटी से किसी थीटा एंगल पर फेंकते हैं तो ये 2 पॉइंट से होकर के जाता है 3,4 और एक है 4,3। क्लियर है क्या बात? तो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वैसे तो x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये अपनी क्या होते हैं, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल होती है। लेकिन दूसरा फॉर्म भी होता है, वो होता है x tan थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर होता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो हमारे पास दूसरी फॉर्म है प्रोजेक्टाइल मोशन की, उसे हम यूज करेंगे। ठीक है, तो कैसे है देखो, एक तो x है और ये y है, तो एक बार x बराबर 3 रखो और y बराबर 4 रखो, रख देते हैं 4 और 3 tan थीटा 1 माइनस 3 अपॉन आर। दूसरा एक बार क्या है, दूसरा पॉइंट है P, है ना, इसे तो P मान लेते, इसे क्या मान लेते, Q। तो क्या है, x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 रखेंगे और x tan थीटा 1 माइनस x की जगह क्या लिखें, x की जगह 4 अपॉन आर लिख देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को डिवाइड कर दो। इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, और यह आ जाएगा 1 माइनस 3 अपॉन आर, और tan थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 4 अपॉन आर। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, r माइनस 3 r माइनस 4। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस 16 चौका 64, 9r माइनस नोतिया 27, ये कितना जाएगा, 7r इज इक्वल टू 37। तो r की रेंज आ जाएगी 37 अपॉन 7, आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आया, 37 अपॉन 7, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप देखोगे कि इस इक्वेशन को अपन यूज नहीं करेंगे, है ना, अपन यूज क्या करेंगे, x tan थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। यदि आप इसे यूज करते हो तो आंसर लाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, जबकि इसे यूज करने में 2 मिनट में आंसर आ जाता है। इसीलिए हमने इसे टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में रखा हुआ है। ठीक है, ये बात है। तो क्वेश्चन नंबर 24 भी हो जाता है अपना, ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 के बाद है आपका 35। एक बार चेक कर लेते हैं 35 कौन सा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, हाँ ये बात है। क्वेश्चन नंबर 35 भी थोड़ा सा मैंने टफ समझा है। टफ इसलिए समझा है क्योंकि अदर क्वेश्चंस की तुलना में टफ है ना। तो आंसर कितना आता है इसका, आंसर आता है इसका ए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 45 मीटर 45 मीटर का एक हमारे पास टावर है, 45 मीटर का, है ना, और ये स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 45, देयर इज ए हॉरिजॉन्टल विंड एंड यू हैव टू फाइंड इट इज ड्रॉप टिल इट रीच द नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड द टाइम। ध्यान से देखो, 45 मीटर का टावर है, उस पे से आपने क्या करा है, u इज इक्वल टू 0 से यहाँ से ड्रॉप कर दिया, मान लिया थोड़ा यहाँ पे लगाते हैं। तो अगर जो हवा नहीं चल रही होती तो नीचे सीधी आ जाती, लेकिन क्या चल रही है, इसे इधर की ओर ये क्या चल रही है, विंड चल रही है, ऐसे करके विंड चल रही है। तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक तो इस पे जब ये हवा में होगा तो एक तो mg फोर्स लगेगा,
और दूसरा ये ग्रेविटी बी, इसमें एक फोर्स लगा रही है एम इंटू ए। क्लियर है क्या बात? और उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना है, ए है। तो जो इधर की ओर एक्सेलरेशन है ए एक्स डायरेक्शन में, वो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो ये तो हो गया ए एक्स में, और जो ए वाई में है नीचे की ओर, वो भी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो पार्टिकल होगा उस पर फोर्स इस तरीके से लगेगा, नेट फोर्स, और वो इस तरीके से मोशन करेगा, है ना। तो ये तो हाइट दे रखी है आपको कितनी 45 मीटर, और ये जो दे रखा है ये x दे रखा है। तो अपने को x निकालना है। कैसे करेंगे? टाइम निकालने के लिए आपको वर्टिकल में करना पड़ेगा, इन y डायरेक्शन की हेल्प से आपको टाइम निकलेगा। क्या लगा देंगे? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u तो है 0, डिस्प्लेसमेंट कितना है h, 0, एक्सेलरेशन कितना है 10 इंटू टी स्क्वायर। तो h की वैल्यू 45 दे रखी है, ये आ जाता है 5 टी स्क्वायर, तो 9 टी स्क्वायर, और t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो बेटा 3 सेकेंड में यहाँ पर टकरा जाएगा। तो ये तो हो गया टाइम। तो देखो बी ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका मैच कर रहा है 3 सेकेंड का, ए और सी। अब अपने को क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x भी निकालनी है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x निकालेंगे कैसे? इन x डायरेक्शन। क्या लगा दें इन x डायरेक्शन? फिर से s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी अभी भी 0, तो ये तो हो गया 0, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट x और एक्सेलरेशन ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू ए एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 10, और टी स्क्वायर कितना आया 3 स्क्वायर, तो कितना हो गया 5, और x इज इक्वल टू 5 इंटू 9 कितना आ गया 45 मीटर इज द करेक्ट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? t इज इक्वल टू 3 सेकेंड और x इज इक्वल टू 45 मीटर पर इसका, है ना, आंसर मैच कर जाता है। तो 35 भी थोड़ा सा टफ है, लेकिन कंपैरेटिवली आसान है ना। अब 35 के बाद है 39। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर है वो डी आंसर है। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इसमें एक सिलेंडर है। थोड़ा सा देखना बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। और इस सिलेंडर में टोटल वॉल्यूम कितना मान लेता हूँ, v मान लेता हूँ। अब वो कह रहा है ये जो इसमें पिस्टन होगा इसका मास कितना होगा बेटा? इसका मास mg मान लेते हैं, और एरिया कितना मान लेते हैं? a मान लेते हैं। आ गई बात समझ में? अब देखो यदि यहाँ पे P1 प्रेशर है और यहाँ पर P2 प्रेशर है, तो पहले पार्ट में कह रहा है वो 39 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि द वॉल्यूम अबव इज 2 टाइम्स द वॉल्यूम बिलो ऑफ टेम्परेचर T। टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन पर दे रखा है, ऊपर क्या है 2 टाइम्स है, और नीचे क्या है V है। तो यदि ये V/3 है तो ये TV/3 है। वो कहने का मतलब ये कह रहा है ये V1 है और ये 2V/3 है और ये V/3 है। कौन से टेम्परेचर पर? 300 केल्विन पर। अब ध्यान से देखो, यदि आप इस पिस्टन के इक्विलिब्रियम की कंडीशन को देखेंगे तो एक तो फोर्स लगेगा ऊपर से F1, एक नीचे वाला फोर्स लगाएगा F2, और नीचे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा mg। किसका? पिस्टन का। अब ये पिस्टन इक्विलिब्रियम में है, इसलिए F1 प्लस mg इज इक्वल टू F2, ये कंडीशन आ जाती है। और प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो यदि आप फोर्स को देखोगे तो P1 जो इधर का फोर्स होगा, ये F1 जो लगाएगा, इसका एरिया A मान लें तो P1 इंटू ए प्लस mg इज इक्वल टू F2 की जगह P2 इंटू ए। क्यों? क्योंकि ये इधर भी F2 लगा रहा होगा ना, और एरिया इसका A है, तो फोर्स कितना होगा P2 इंटू ए। थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं, किससे? A से, तो ये आ जाता है P2। अब ध्यान से देखो, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू mg अपॉन ए, ये इक्वेशन बच जाती है। अब ध्यान से देखो, यदि इसका टेम्परेचर T है ना, और उसमें क्या 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 रखा है, इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स भी इक्वल हैं, है ना, मोल्स भी इक्वल हैं, वॉल्यूम ही केवल चेंज है। तो P2 कैसे लिखेंगे इस कंडीशन में? P1 कितना आएगा? PV इज इक्वल टू nRT अप्लाई कर देंगे बेटा। तो P1 कितना है? nRT अपॉन V1 ऐसे, और P2 कितना होगा? nRT अपॉन V2। तो P2 माइनस P1 ये आ जाएगा mg माइनस mg अपॉन ए। अब देखो, अब दूसरे केस में क्या कह रहा है कि ऐसा टेम्परेचर बताओ, कैसा टेम्परेचर बताओ कि, ध्यान से पढ़ लेते हैं सवाल को, क्या लिखा है? एट व्हाट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द
above v 4 times of the volume below। तो टोटल वॉल्यूम तो कितना है, v मान लेते हैं 4 टाइम्स है, तो 4v/5 और ये v/5। ये बेटा थोड़ा शॉर्ट में फ्रैक्शन लेने का तरीका है अपना। अब मान लेते हैं यहाँ पर जो प्रेशर है वो P1 डैश है और यहाँ पे कितना है P2 डैश। फिर से इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगेगी mg, और यहाँ अब की बार F1 डैश और ऊपर की ओर F2 डैश। तो कंडीशन क्या आएगी, सेम ही आएगी। कंडीशन आ जाएगी P2 डैश माइनस P1 डैश इज इक्वल टू mg/a। ध्यान से देखो, अब की बार भी mg/ यदि इसका एरिया a मान लें तो नीचे प्रेशर लगेगा mg/a। तो mg/a इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं इसे, और इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, है ना। तो P2 डैश, ध्यान से देखो, P2 डैश माइनस P1 डैश इज इक्वल टू P2 माइनस P1। क्लियर है क्या बात। P1 डैश कितना होगा, P1 डैश ऐसे निकालेंगे nRT डैश, मान लेते हैं इसका टेम्परेचर कितना है T डैश, अपॉन वॉल्यूम कितना है इसका V4V/5 मान लेते हैं इस तरीके से, है ना, या ऐसे मान लेते हैं V1 डैश, और P2 डैश कितना हो जाएगा nRT डैश अपॉन V2 डैश। तो यहाँ रख देंगे इस इक्वेशन में, P2 डैश हो जाएगा nRT डैश अपॉन V2 डैश माइनस nRT डैश अपॉन V1 डैश इज इक्वल टू P2 कितना था, P2 था nRT अपॉन V2 माइनस nRT अपॉन V1। ध्यान से देखो, nR से nR कट जाएगा, इधर T डैश कॉमन लेके यहाँ पे V2 डैश की वैल्यू, दिस इज द V2 डैश। V2 डैश कितना है V/5 और यहाँ पे है 4V/5 इज इक्वल टू, यहाँ पर T कॉमन आ जाएगा और 1/V2। V2 कितना है V/3 और यहाँ पर V1 है 2V/3। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो टेम्परेचर निकल करके आ जाएगा, और टेम्परेचर थोड़ा सॉल्व कर सकते हो आप, है ना। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ कि जो टेम्परेचर आता है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, तो जो T डैश आता है वो कितना आ जाता है 120 केल्विन के इक्वल आ जाएगा। कर लोगे बेटा सॉल्व इसे, V से V काट देना, T की वैल्यू यहाँ पे रख देना, कितनी 300 केल्विन, ठीक है। यहाँ T की वैल्यू रख देना, V से V काट देना, ये 5 ऊपर चला जाएगा इस तरीके से, और ये यहाँ पे 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व कर लेना, और T डैश की वैल्यू कितनी आती है बेटा 120, और C ऑप्शन, है ना, D ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो थोड़ा सा टफ तो क्वेश्चन था ये, है ना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके जेई मेंस में या जेई एडवांस का भी क्वेश्चन है इस टाइप का, ये है ना। तो ये है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 39 हो गया, ठीक है। इस तरीके से करना है अपने को। अब ध्यान से देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है टफ कितना है 39, है ना, 39 हो गया। अच्छा, अब ये क्वेश्चन जो थे थोड़े से टफ थे, अब तो हमारे पास आसान ही क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। आसान क्वेश्चन ही होंगे और उन क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपना डिस्कशन, है ना। अब आपको हो सकता है कुछ बच्चों ने कर लिया हो तो आसान है, इसलिए मेरा काम क्या है कि मैं बच्चों का टाइम कम से कम लेकर के उन्हें मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो अपन ने क्या किया है, इस तरीके से टफ क्वेश्चन को, जो उस पेपर में, वैसे इस पेपर में कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, फिर भी हमने जो मेरे को लगे और जो बच्चों ने मेरे को बताया, जो बच्चों ने डाउट पूछा, उनके फीडबैक के आधार पर ये 4-5-6 क्वेश्चन मेरे को फीडबैक पर लगे कि ये थोड़े से टफ क्वेश्चन है, इन्हें पहले डिस्कशन कर दिया। लेकिन वो जो पहला क्वेश्चन था ना, डिस्क का सेंटर ऑफ मास, वो गलत नोट हो गया था मेरे से। वो तो आसानी क्वेश्चन है, रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है 2r/π पे होता है, और डिस्क का जो होता है 4r/3π पे होता है, तो वो तो सिंपल ही क्वेश्चन था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा अपना डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 1 से, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 आ जा भाई, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। तो बेटा 1 का जो आंसर है वो 1 का आंसर है ए। इसमें y दे रखा है 2a cos x cos kx sin ओमेगा t, इस तरीके से दे रखा है। तो ये पूछा है कि इंटेंसिटी कब मैक्सिमम होगी। इंटेंसिटी जो होती है, ये एम्पलीट्यूड दे रखा है, स्टैंडिंग वेव में ये एम्पलीट्यूड होता है sin ओमेगा t, और एम्पलीट्यूड हो गया 2a cos kx बच्चों।
और इंटेंसिटी जो प्रोपोर्शनल होती है वो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो जो इंटेंसिटी हो जाएगी 4a स्क्वायर कॉस के स्क्वायर के एक्स के प्रोपोर्शनल हो जाएगी, यानी वो किस पे डिपेंड कर रही है, कॉस के एक्स पे डिपेंड कर रही है। मैक्सिमम होगा कॉस के एक्स तभी ये होगा, है ना, तभी इंटेंसिटी इसकी मैक्सिमम होगी। तो आंसर नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑप्शन सही ऑप्शन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो आंसर है बी। इसमें देखो बेटा किस तरीके से है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में दो आपको क्या दी हुई है, रिंग दी हुई है, एक की रेडियस r है, एक की रेडियस 2r है ना। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, सेम नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जबकि इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में I करंट फ्लो हो रही है और इसमें 2I करंट फ्लो हो रही है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्शन एट सेंटर निकालना है। तो ध्यान से देखो, कॉन्सेप्ट बता देते हैं अपन। यदि I फ्लो हो रही है और रेडियस r है तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके होगी, जैसे ये है, तो B कितनी होती है, म्यू नॉट I इंटू 2r के इक्वल होती है, म्यू नॉट I इंटू 2r। और यदि n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो B1 है, अब मैं B1 ही निकाल देता हूं, तो करंट तो इसमें I है, I ले ली, तो B1 जो होगी इस लूप की वजह से अंदर की ओर होगी, जबकि इसमें जो बाहर होगी, इसमें एंटी क्लॉकवाइज बह रही है, करंट ऐसे बह रही है। इसकी वजह से, इस लूप की वजह से जो करंट होगी वो क्या होगी, अवे फ्रॉम द होगी। और I2 कितनी है, और 2I B2 कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स तो n ही है, n म्यू नॉट 2I अपॉन 2 इंटू रेडियस कितनी है इसकी 2r। तो बेटा आंसर कितना आ जाता है, n म्यू नॉट I अपॉन 2r। तो ध्यान से देखो B2 ये आ गया। तो B2 और B1 क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या है, B2 B1 सेम है, यानी कि ये तो अंदर की ओर है और ये बाहर की ओर है। तो B नेट कितना जाएगा बेटा, B नेट आ जाएगा 0। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर आ जाता है। तो ये बात है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है बी। बी नहीं है बेटा, डी आंसर है ना। दिस इज द डी आंसर। ऐसे करके इसमें रेजिस्टेंस निकालना है अपने को। ये दिया हुआ क्वेश्चन है, किया हुआ क्वेश्चन है इसमें, है ना। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। इसमें एक इस तरीके का रेक्टेंगल, क्यूबॉइड टाइप का एक सरफेस दिया हुआ है और वो कह रहा है कि एक्स एक्सिस के अलोंग यदि हम करंट डायरेक्शन लें तो आपको इसमें रेजिस्टेंस बताना है। सेंस ऑफ करंट विल हैव द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि ये कितना दे रखा है इसमें A और ये B और ये C दे रखा है। अलोंग एक्स एक्सिस यानी करंट ऐसे जा रही है, ऐसे करके, है ना। तो इन दोनों के बीच अब रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो इसे मैं RX लिख लेता हूं। रेजिस्टेंस क्या होता है, रो L अपॉन A। ध्यान से देखो, एरिया तो अब की बार ये हो जाएगा, ये वाला, और L कितनी हो जाएगी इसकी A। तो R इज इक्वल टू रो L क्या है A, और एरिया है इसका, एरिया हो जाएगा BC। क्लियर है क्या बात। इसी तरीके से जब आर वाई लोगे, आर वाई का मतलब, अब ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूं जिससे आपको समझ में भी आए, ठीक है क्या बात। तो ध्यान से देखो, आर वाई में अब की बार तो ये इधर की ओर तो हो जाएगा इनपुट, इधर की ओर हो जाएगा आउटपुट, ऐसे करंट फ्लो हो रही है। तो अब की बार एरिया क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला साइड तो एरिया हो जाएगी, और लेंथ क्या हो जाएगी अब की बार, ये हो जाएगी लेंथ। और लेंथ कितनी है, ये C के इक्वल है, इट वुड बी द लेंथ। तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, L की वैल्यू C, और जो एरिया है ये हो गया, ये है A और ये है B, तो एरिया हो जाएगा अब की बार AB। इक्वेशन नंबर 1 और 2। इसी तरीके से जो RZ लिखेंगे, RZ का मतलब है इस और उसके पीछे। वैसे तो मैं देख करके लिख देता हूँ, या ABC या CAB, ACB बचा और B की जगह AC। इक्वेशन नंबर 3। तो बेटा इनका रेशो निकालना है, RX RY RZ का रेशो जो होगा रो A अपॉन BC, रो C अपॉन AB, रो B अपॉन AC, इस तरीके से। तो ऊपर नीचे A से मल्टीप्लाई कर दिया, C से मल्टीप्लाई कर दिया, B से मल्टीप्लाई कर दिया। कितना आंसर आ गया, ABC कट गया, रो कट गया, A स्क्वायर C स्क्वायर B स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन अच्छा था। इस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है, सिंपल क्वेश्चन पेपर है,
टेस्ट पेपर नंबर 3। ठीक है, ये है। मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देख लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए है, तो मेरे को लगता है बहुत ही आसान क्वेश्चन होने वाला है। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज्ड, कौन सी पोलराइज्ड नहीं हो सकती? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं वही पोलराइज्ड हो सकती हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं वो पोलराइज्ड नहीं हो सकती। रेडियो वेव, अल्ट्रावायलेट वेव और एक्सरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव होती हैं, ये पोलराइज्ड हो सकती हैं। अल्ट्रासोनिक वेव का मतलब है साउंड वेव, जो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, ये पोलराइज्ड नहीं हो सकती। ठीक है, तो 4th का आंसर आ जाता है ए। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है बेटा ए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ए। तो आपको इसमें क्या बताना है कि 2 रोड दे रखी हैं और इसकी कंडक्टिविटी K1 है और इसका एरिया दे रखा है A1। ठीक है, दूसरी रोड है, उसका एरिया कितना है A2 और कंडक्टिविटी कितनी है K2। वो कह रहा है कि इसमें जो सेम टेम्परेचर के बीच में रखें तो हीट करंट क्या है, वो सेम है IH का मतलब होता है हीट करंट और इसका मतलब है dQ/dt। तो पहली वाली रोड के लिए dQ/dt जो होगा K1 A1 T1 माइनस T2/L, L भी दोनों के लिए सेम दिया हुआ है। दूसरी वाली रोड के लिए जो हीट करंट होगी IH1 IH2 वो क्या है dQ/dt इजिकल टू K2 A2 और यह जाएगा T1 माइनस T2/L। वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हीट करंट क्या है, एनर्जी जूल पर सेकंड, जो एनर्जी है वो सेम है, यानी कि IH1 इजिकल टू IH2, यानी इन दोनों को क्या रख देंगे, इक्वल रख देंगे। तो K1 A1 T1 माइनस T2/L इजिकल टू K2 A2 और T1 माइनस T2/L। क्लियर है के बाद? ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। K1/A1 इजिकल टू K2 A2 और इससे जो आंसर आ जाता है बेटा, कौन सा ऑप्शन आ जाता है, A1/A2 इजिकल टू K2/K1 आंसर आ जाता है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा हो जाता है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो बेटा 6 का आंसर क्या है, ए। इसे भी मैं आपको बता देता हूं। ये किस प्रकार से क्वेश्चन है कि एक्सेलरेशन और एक्स के बीच में ग्राफ दिया हुआ है और इसमें ये वैल्यूज दी हुई हैं। मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है वो 20 दे रखा है ना। कितना दे रखा है बेटा, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, ये -20 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, और जो मैक्सिमम जो इसका डिस्प्लेसमेंट है -2 और 2 और सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है। अब ध्यान कीजिए, आप कॉन्सेप्ट याद कीजिए कि F इजिकल टू -kx की तरह जो फोर्स होता था M इंटू A इजिकल टू -kx, तो एक्सेलरेशन में जो ग्राफ आता है K/M इंटू x, A इजिकल टू माइनस है ना cx, यानी इस तरीके का ही ग्राफ आता है। अब इसमें आपको एम्पलीट्यूड, आपको इसमें निकालना क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालनी है। तो जो इसमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, A⍵²। तो बेटा एम्पलीट्यूड कितना है इसमें, 2 सेंटीमीटर। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है, A max की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी का ही हम इसमें यूज करेंगे। तो A max कितना हो गया 20 और ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ω², ये कितना हो गया 10 इजिकल टू √ω इजिकल टू 2πf। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है √10/2π के इक्वल हो जाएगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा फिर से आगे मल्टीप्लीकेशन है, 1/π 10, 2 को अंदर ले जाएंगे तो 4 बच जाएगा और ये आ जाएगा 2.5/π। सेकंड इनवर्स इज द करेक्ट आंसर। तो कौन सा आंसर आ जाता है बेटा, 6 का ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें बच्चों को कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा पैशन रख के यदि आप देखोगे तो निश्चित रूप से आप इसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो 6 का ए ऑप्शन हो जाता है। अब हम बात करते हैं 7 ऑप्शन की, है ना। तो 7 में देखो, अच्छा 7 में मैंने बता दिया। 7 का जो आंसर था वो क्या था, दोबारा से बता देता हूँ, ये तो गलती हो गया, उस समय मैंने इसे टफ क्वेश्चन की श्रेणी में डाल दिया, कोई बात नहीं, वो 4r/3π होगी। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन इसका आ जाता है। ठीक है बेटा, ये है।
तो अब मैं इसे साफ कर देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। तो 8 का जो ऑप्शन है वो है डी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है आपको, RLC सर्किट दिया हुआ है और इसमें एक पोटेंशियल भी आपको दिया हुआ है ना। तो ध्यान से देखो, इसमें जो E की वैल्यू है वो 500√2 साइन ओमेगा टी दिया हुआ है। ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू यानी पीक वैल्यू। तो जो V है वो जो RMS वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 500√2/√2 से √2 500 वोल्ट। ये नेट वोल्ट आ गया। अब वो कह रहा है कि रेजिस्टेंस के पास है ना, रेजिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल दे रखा है बेटा, 400 वोल्ट। तो इस पर रेजिस्टेंस पर वोल्ट है और L पर कितना है बेटा, 700 वोल्ट है। क्लियर है क्या बात। तो आपको बताना है व्हाट इज द पीक वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो इसके अक्रॉस जो VC मैक्सिमम होगा, पीक होगा, वो बताना है। तो ध्यान से देखो, LRC हम इसे वेक्टर से हम फाइंड कर लेते हैं। कैसे, I के रिस्पेक्ट में L, मैं कैसे बताता हूं, LIC। तो इधर होगा L, इधर होगा I और इधर होगा C। और I और VR क्या होते हैं, एक ही डायरेक्शन में होंगे। रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज एक ही फेज में होते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है, मान लिया आपको ये VL दिया हुआ है कितना, 700, और ये VC मान लिया हमने, इसे V मान लेता हूं, ठीक है। VC को V, चलो VC को V मान लेते हैं। तो जो नेट वोल्टेज आएगा इधर की ओर, ये तो कितना है 700, और ये है C, तो इधर की ओर आ जाएगा 700 माइनस VC, और ये कितना है बेटा, VR। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है 700 माइनस VC का, वो रिजल्टेंट कितना है, वो 500 दे रखा है क्वेश्चन में। 500√2 नहीं है, 500 वोल्ट। तो देखो ध्यान से कैसे लगा देंगे, 500 का स्क्वायर इज इक्वल टू 700 माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। तो आ जाएगा ना, थोड़ा सा एक मिनट 500, और VR भी तो दे रखा है ना, कितना, 400। VR की वैल्यू कितनी है, 400 वोल्ट, तो 400 स्क्वायर। क्लियर है क्या बात। तो देखो यहाँ पे कितना जाएगा, ये आ जाएगा 2500 माइनस 1600 बराबर 700 माइनस VC का स्क्वायर, और ये कितना जाएगा 900, 700 माइनस VC का स्क्वायर। क्लियर है क्या बात। तो ये कितना जाएगा कि 300, और ये आएगा 700 माइनस VC, और VC की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 400 वोल्ट आ गई। ये तो VC की RMS वैल्यू आई है। कौन सी, RMS। तो पीक वैल्यू क्या होगी, VC की पीक वैल्यू होगी VRMS में √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 400√2 वोल्ट आंसर आ जाता है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, है ना। टफ क्वेश्चन में डाल सकता था मैं, लेकिन फिर भी क्योंकि यार ये बोर्ड में भी आता है सवाल ऐसा, तो इसलिए मैंने डाला नहीं है। इस टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल है एज कम्पेयर टू प्रीवियस, है ना। तो अब हम बात करते हैं, 8वां हो गया, अब हमारा आ गया 9 का, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9, अरे यार ये बहुत ही रटा रटाया क्वेश्चन है। ए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से दे रखी है आपको, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो होती है ए पॉइंट और बी पॉइंट पे यदि हम मान लें ए और बी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया, यानी फ्लक्स डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पर फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए की जो होगी वो बी से ज़्यादा होगी। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, यही इसमें करना है। क्लियर है क्या बात। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब देखो, अब मैं थोड़ा इधर आ जाता हूँ, है ना, क्योंकि अपने को थोड़ी दिक्कत होती है इधर से। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में 10 का आंसर क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ए, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कितना है, ए। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 में जो दे रखा है वो VEMF, आप एक बार पढ़ लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, माइनस जो VM इंड्यूस EMF होता है उसका फॉर्मूला होता है LDI/dt, है ना। तो ये मैग्नीट्यूड ले लें हम इसका, तो LDI/dt भी हम लिख सकते हैं एवरेज EMF। एवरेज EMF की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 5 वोल्ट दे रखी है ना, सॉरी 5 दे रखा है, 50 वोल्ट दे रखी है। और L की वैल्यू तो अपने को निकालना है, I की वैल्यू 5 से कितना हो जाती है, 2 एम्पियर हो जाती है, और टोटल टाइम कितना है 0.1, तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 5L और ये 3L इज इक्वल टू 5/3 हेनरी इज द करेक्ट आंसर। तो कौन सा आ जाता है बेटा,
1.67 हेनरी। तो 10th का आंसर क्या जाता है बेटा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। क्लियर है क्या बात? ठीक है, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 मैंने क्वेश्चन बता दिया था। 11 का जो आंसर है वो कौन सा है बेटा, डी ऑप्शन सही ऑप्शन है 11 का, है ना, डी ऑप्शन। ये हमने सबसे शुरू में एक्सप्लेन करा था, मैंने बताया था आपको थोड़ा सा क्वेश्चन। अच्छा 12th भी हमने डिस्कशन कर दिया है, 12th भी ले लिया था। क्या कि हमने बताया था आपको ये क्वेश्चन जो है किस प्रकार का है, कोलिजन का क्वेश्चन है। कोलिजन में आपको वो फॉर्मूला जरूर याद रखना है ना। क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है बेटा बी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। किस तरीके से, ध्यान से देखो कि जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इस तरीके से डालते हैं हम, है ना, लाइट डालते हैं और इसकी इंटेंसिटी आई होती है, तो इसमें जो नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम होते हैं वो इसमें हिट करते हैं और इससे क्या निकलते हैं बेटा, फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। फोटोन आएंगे, इससे हिट करेंगे और फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। यदि इसकी इफिशिएंसी नीटा है तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो dn अपॉन dt, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इज इक्वल टू नीटा टाइम्स नंबर ऑफ फोटोन, है ना। ये क्या है, नंबर ऑफ फोटोन, ये तो फोटो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट सेकंड होते हैं। और नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट सेकंड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, IA, है ना, IA अपॉन HC अपॉन लैम्डा, ये होता है। तो जो नंबर ऑफ फोटोन है पर यूनिट सेकंड, दे आर प्रोपोर्शनल टू IA लैम्डा अपॉन HC के इक्वल होता है। तो फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या पर यूनिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी आ जाती है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर जो है नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो डिपेंड करते हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है बी। इसमें ये दे रखा है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है ना, चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ऐसे करके मूव करता है, तो उस पर फोर्स कितना लगता है बेटा, F बराबर QB लगता है। वो इसे mv²/r को प्रोवाइड कराता है और V से V कट जाएगा तो जो V होगा वो QVBr/m होता है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सॉरी टाइम पीरियड से निकलती है। टाइम पीरियड कितना होगा, 2πr/v। और यदि हम V की वैल्यू रख दें कितनी, QV, गलत हो गया, यहाँ पे R आएगा, है ना, QVBr और m इंटू R। तो जो टाइम पीरियड आता है वो 2πm/QB के इक्वल हो जाता है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, QB/2πm। इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अब हम आते हैं 15 पर। 15 वाला मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 को देख लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो आंसर है डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कैसे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, काइनेमेटिक का क्वेश्चन है। और काइनेमेटिक के क्वेश्चन में जो ये इसने बता रखा है डी ऑप्शन में क्या है, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। असर्शन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, हाउ इट इज पॉसिबल, है ना। एवरेज स्पीड, है ना, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डेल्टा वी, वेलोसिटी एवरेज के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। ये तो गलत ही स्टेटमेंट है, नहीं। अब यहां से गया यहाँ तक और फिर वापस आया तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई, जबकि एवरेज स्पीड तो कुछ ना कुछ होगी। तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, बट रीजन इज करेक्ट बिकॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू, है ना। डिस्प्लेसमेंट ये पढ़ाया हुआ है, इज ऑलवेज इक्वल टू लेस देन। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा लेस देन होगा और इक्वल टू भी हो सकता है डिस्टेंस के। तो इस तरीके से आप इसे ध्यान रखना है, ठीक है, ये बात है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। अब हम बात करते हैं
थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, है ना। 17 में देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वो है डी आंसर है। 17 का डी आंसर है। इसमें क्या बताया हुआ है, वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना है। इट रीचेस थ्रू द हाईएस्ट पॉइंट। इस तरीके से यू वेलोसिटी से फेंका है, पहले पार्टिकल यहाँ था, अब यहाँ पर आ गया। तो ध्यान से देखो, फोर्स किधर लगेगा पार्टिकल पे, जब वो अंडर ग्रेविटी होगा नीचे की ओर लगेगा फोर्स mg। तो और ये डिस्टेंस कितनी है h, तो h यदि थीटा है और u है तो जो h मैक्स का फॉर्मूला होता है वो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g के इक्वल होता है। mg फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होगा वो माइनस mg इंटू h के इक्वल होगा। तो माइनस mg, h की वैल्यू कितनी रख दूं, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g के इक्वल होती है। आगे बात समझ में। अब इसमें क्या दे रखा है, g से g कट गया, mu स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इज द करेक्ट आंसर। तो 17 का डी ऑप्शन सही आंसर आ जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है ना, वो बता देता हूं मैं। 18 का आंसर बी है। रटा रटाया क्वेश्चन है कि एक हाइट्स, ये कैपिटल H हाइट है बेटा, और U इज इक्वल टू 0 से ड्रॉप किया हुआ है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि T समय तक वो यहाँ पर पहुँच जाता है। तो T/3 पर ये डिस्टेंस S डैश निकालनी है अपने को, या H डैश मान लो, है ना। ये H डैश कितनी होगी या ये कितनी होगी, ये कितने हैं ग्राउंड। तो देखो, जब आप U इज इक्वल टू 0 से छोड़ोगे तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाओगे। तो U तो 0 है, तो H जो होगी हाफ G टी स्क्वायर। ये अपने को सबसे यहाँ से लेके O से लेके A तक का जो टाइम होगा उसका रिलेशन हाइट के साथ ये होगा। अब वो कह रहा है T/3 पर कहाँ पर होगा, तो अभी भी U 0 है, तो S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर फिर से लगा देंगे। तो U तो अभी भी 0 है बेटा, तो S कितना हो जाएगा, मान लेते हैं H डैश और हाफ G और T की जगह T/3 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, ये हाफ G T स्क्वायर अपॉन 9 आ जाएगा। तो H डैश की वैल्यू H अपॉन 9 हो जाती है। तो ऊपर से ये H/9 नीचे की ओर आएगा, लेकिन ग्राउंड से डिस्टेंस H मान लेते हैं। तो H की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, H की वैल्यू आएगी दिस माइनस दिस। तो ये कितना था बेटा, H अपॉन 9। तो कितना आंसर आ जाता है, 8H अपॉन 9 ऑप्शन आंसर आ जाता है। तो कौन सा आंसर सही है बेटा 18 का, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ग्राउंड से 8H अपॉन 9 हाइट पर वो पार्टिकल होगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। थोड़ा आप ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 देखो, 19 का जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर 19 ये नीचे गिर गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 तो डिस्कस कर दिया ना, 19 का बी आंसर इज द करेक्ट आंसर, है ना। ये हमने डिस्कस कर दिया इम्पल्स का। क्वेश्चन नंबर 20, इस क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगा, है ना, आप ही को करना है। मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि आपको ये बताना है कि टाइम की डायमेंशन फॉर्मूला बताना है। यदि आपको C और G और H यदि आप फंडामेंटल क्वांटिटी माने तो इसे x मान लेना, इसे y मान लेना, इसे z मान लेना, है ना। और टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला t, यहाँ पे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 0 लिख देना। लाइट का डायमेंशन फॉर्मूला -1x, और g का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो m-1 l की पावर 3 और t की पावर -2 आएगा। और प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला ml² t-1, और इससे हम z मान लेंगे, x y z, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ तो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1 है। यहाँ पर m की पावर माइनस y और m की पावर z, l की पावर यहाँ से कितनी आ जाएगी x, l की पावर 3y और l की पावर आ जाएगी lx प्लस 3y प्लस 2z, और t की पावर कितनी आएगी यहाँ से माइनस x और यहाँ -2y और -z, ठीक है। तो हम कंपेयर कर लेंगे। m के लिए यदि आप कंपेयर करोगे तो 0 इधर है, -y प्लस z, इसे सॉल्व करना। l के लिए यदि कंपेयर करोगे तो इधर भी 0 है और इधर है x प्लस 3y प्लस 2z है। और यदि t के लिए आप कंपेयर करोगे तो इधर तो बेटा 1 है ना,
और इधर कितना है -x -2y -z। अब आप इन तीनों को कंपेयर, आप इन तीनों को यदि आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू -5/2, y की और z की वैल्यू 1/2 के इक्वल आ जाता है। तो आंसर कौन सा आएगा बेटा इसमें? इसका आंसर ए आ जाएगा। ठीक है तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है बेटा, ये बात है। अब देखो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 भी बहुत अच्छा आंसर है। इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है ना। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दे रखा है कि ये पॉइंट है इस तरीके से, है ना। पेन ही खराब हो जाते हैं यार। यहाँ पर इसके अंदर कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है मान लेते हैं, है ना। फ्लक्स लिंक विद द प्लेन सरफेस ए इज द यूनिट ऑफ वोल्ट मीटर, है ना। प्लेन सरफेस में कितनी यूनिट दे रखी है? फ्लक्स लिंक विद द प्लेन सरफेस ए इन द यूनिट, है ना। तो ये कह रहा है इफ द फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन द यूनिट वोल्ट मीटर एसोसिएटेड विद द कर्व सरफेस। तो इसमें यदि हम चार्ज क्यू मान लें तो इस गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स होगी वो कितनी होगी? फाई टोटल जो होगी वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। अब इससे जो फ्लक्स निकलेगी उसे फाई डैश मान लेता हूं। इससे जो फ्लक्स निकलेगी, क्योंकि सिमेट्रिक रखा हुआ है, इससे भी फाई डैश निकलेगी। और इस वाली सरफेस से जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू दे रखी है फाई। तो टोटल फ्लक्स कितनी होगी? फाई डैश प्लस फाई डैश प्लस फाई। तो अपने को क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई इज इक्वल टू 2 फाई डैश। फाई डैश की वैल्यू जो होगी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट -5/2 आंसर आ जाता है। यानी कि 1/2 और ये हो जाएगा कितना? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट -5। कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? जो फाई डैश होगी प्लेन सरफेस से वो डी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगी। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, ये बात है ना। तो बहुत मेहनत लगती है सवाल सॉल्व करने में, ऐसी बात नहीं है, आसान तो है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर है वो बी है। इसमें क्या दे रखा है? इसमें ऑक्सीजन और ऑर्गन दो टाइप की, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो टाइप की इसमें गैस दी हुई है बेटा। टेम्परेचर दोनों का सेम है। तो VRMS पूछी है और VRMS का जो फॉर्मूला होता है √γ/RT/m0 होता है। तो किस किस का रेशो पूछा है? VO2/VH2 का रेशो पूछा है क्वेश्चन में, और ये आ जाएगा आपका MO2/MH2 आ जाएगा, है ना। तो ध्यान से देखो, H2 का जो दिस इज व्हाट, दिस इज H2, H2 का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 2 होता है और ये 32 होता है। 1/4 आंसर आ जाता है। तो 1/4 आंसर आ जाएगा। कौन सा क्वेश्चन सही है बेटा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। ठीक है, ये है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन क्या है? ए, है ना। इसमें जो गामा दिया हुआ है CP/CV का रेशो वो 3/2 दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार ठीक से। साथ में इसमें डेल्टा P/डेल्टा क्या दिया हुआ है? डेल्टा P इंटू 100, है ना। कितना दिया हुआ है? द प्रेशर इज इंक्रीज बाय 2/3 दिया हुआ है। तो पॉलीट्रॉपिक कह रहा हूँ, जो एडियाबैटिक प्रोसेस है उसके लिए ये कांस्टेंट के इक्वल होता है। यदि आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो P गामा, है ना, dV V की पावर गामा -1 dV प्लस V की पावर गामा और dP इज इक्वल टू 0 आ जाता है। तो कितना जाएगा? V की पावर गामा से कट जाएगा, गामा P V इज इक्वल टू -dP। तो dV/V इज इक्वल टू -dP/P इंटू 1/गामा आ जाता है। तो अपने को परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम निकालना है। तो क्या करेंगे? दोनों और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो ये 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ तो 1/गामा आ गया। तो ये कितना दे रखा है? डेल्टा P/P 2/3 इंटू गामा की वैल्यू कितनी है? 3/2। तो कितना हो जाएगा? 4/9। तो 4/9 परसेंटेज वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, माइनस उधर चला जाएगा, माइनस डेल्टा V/V इंटू 100। तो इट वुड बी डिक्रीज बाय 4/9%। ठीक है, क्या बात? ये बात है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर, है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24 तो हमने कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 24 का जो ऑप्शन है वो 37/7। क्वेश्चन नंबर
24 का आंसर बी है। ठीक है, ये बात है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 भी क्वेश्चन नंबर 25 जो है दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बता दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है डी। इसमें क्या दे रखा है, आपको एक्सेलरेशन निकालना है। ये एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री, एक मास दे रखा है ये है, और ये कितना दे रखा है आपको इसमें 7.5 ग्राम दे रखा है, और ये 10 kg दे रखा है 10 kg, और ये 7.5 kg है। तो ध्यान से देखो इसे कैसे करेंगे। ये 30 डिग्री है तो इधर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा 10 sin 30 लगेगा, 10 sin 30g लगेगा, यानी कि ये जो आएगा 5g आएगा, और जबकि ये कितना आएगा 7.5g आएगा। मैं कैसे कराता हूँ कि खींचने वाला फोर्स कितना है 7.5g और रोकने वाला फोर्स कितना है 5g, तो नेट फोर्स आ गया ना, और इसे m इंटू ए के इक्वल रख देंगे तो a आ जाएगा 2.5g अपॉन टोटल मास जो होगा इस सिस्टम का इस तरीके से होगा 10 प्लस 7.5, और आंसर आ जाता है इसका, थोड़ा सा साफ साफ लिख देते हैं, 2.5g अपॉन मास कितना है इसका 10 प्लस 7.5 इजकल टू 2.5g अपॉन कितना आ जाएगा 17.5, और ये कितना जाएगा g अपॉन 7 आंसर आ जाएगा। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो बेटा इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, है ना। तो काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी लंबा लेक्चर होता है। कितनी देर हो गई, 1 घंटा 7 मिनट तो हो चुके हैं, जबकि आसान पेपर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। 26 का जो आंसर है बेटा वो डी है। ये गैल्वेनोमीटर पर बेस्ड है। इसमें क्या दे रखा है आपको, इसमें आपको निकालना है नंबर ऑफ टर्न निकालना है। कैसे कि डिफ्लेक्शन दे रखा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न। तो बेटा जो गैल्वेनोमीटर होता है, ध्यान से सुनो, गैल्वेनोमीटर इस तरीके से होता है और इधर की डायरेक्शन जो होती है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की तरफ टेंड्स करता है। यदि आप इधर बी लगा देते हो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है, तो ये तो हो जाएगी बी एक्सटर्नल ऐसे करके, तो टेन थीटा जो होता है वो बी अपॉन, इसे एक्सटर्नल मत लिखो, बस बी अपॉन बी एच हो जाता है। तो बी जो होगी वो बी एच इंटू टेन थीटा के इक्वल होती है, और जो बी होती है वो म्यू नॉड है ना n टाइम्स म्यू नॉड आई अपॉन 2 पाई आर के इक्वल हो जाएगी। क्लियर है क्या बात, इस तरीके से। तो ध्यान से देखो, जो नंबर ऑफ टर्न है ना, जो सेम करंट है, करंट तो सेम रहेगी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। क्यों, क्योंकि दोनों गैल्वेनोमीटर जो हैं वो क्या है सीरीज में लगे हुए हैं, यानी उनमें करंट क्या होगी बेटा सेम होगी। तो N1 इज प्रोपोर्शनल टू जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो थीटा के इक्वल टेन थीटा के प्रोपोर्शनल होंगे। N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू टेन थीटा 1 अपॉन टेन थीटा 2 के इक्वल हो जाता है। टेन थीटा 1 कितना दे रखा है, टेन थीटा 1 60 डिग्री है, टेन थीटा 2 1045 है, और √3 अपॉन 1 √3 आंसर आ जाता है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या है बेटा, बी है। क्वेश्चन नंबर 27 में बी ऑप्शन दे रखा है, ध्यान से समझना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है। किस प्रकार से, यहाँ से N1 है N2 है, यदि एक लाइट जाती है वापस इसी मीडियम में आ जाती है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसका मतलब जो N1 है और वो N2 से कम होगा, ये रेयर मीडियम होगा, और ये कैसा होगा बेटा डेंसर मीडियम होगा। कहने का मतलब ये है। दूसरी बात, और अगर जो वो क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि हम N1 को और डिक्रीज करें, यदि और रेयर बना दें, जब और रेयर बना दोगे तो फिर से क्या होगा TIR ही होगा। क्लियर है क्या बात। तो कौन सा ऑप्शन सही आ जाता है इसका, बी ऑप्शन सही आ जाता है। रे विल बी स्टिल टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टेड एट द इंटरफेस। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 27। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। 28 का आंसर बी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमने कई बार ये कर चुके भी हैं, है ना। सॉरी इस तरीके से 3 वोल्ट की है बैटरी, और इधर एक रेजिस्टेंस ऐसे लगाया हुआ है, एक ऐसे लगाया हुआ है, एक ऐसे लगा हुआ है। 3 ओम 3 ओम, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे और ये उसके पैरेलल में हो जाएगा। तो सीरीज में हो जाएगा तो ये तो कितना बन जाएगा 6 ओम, और ये इसके पैरेलल में है। तो 3 वोल्ट की बैटरी से जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो ये दोनों पैरेलल में होंगे, और पैरेलल में 6 3/9 और 3 दूनी
3 दूनी 6 और 2 ओम। और बैटरी का वोल्टेज कितना है, बैटरी का वोल्टेज है 3 वोल्ट। तो जो करंट फ्लो होगी यहाँ से जो करंट जाएगी वो जाएगी V/R। V कितना है 3, R की वैल्यू है 2, 1.5 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 29 की। तो 29 का आंसर कितना है बेटा, ए। इसमें क्या निकालनी है आपको, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालनी है। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन स्ट्रेच वायर जो होती है 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन होती है, स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन होती है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेस तो दिया नहीं है, लेकिन यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन भी हम लिखते हैं। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, स्ट्रेस को लिख देंगे y इंटू स्ट्रेन, और एक फॉर्मूला बेटा ये भी होता है स्ट्रेन का स्क्वायर। तो इसमें यंग मॉडुलस दिया हुआ है, यंग मॉडुलस की वैल्यू 2 × 10⁻10 दी हुई है। साथ में स्ट्रेन जो दी हुई है उसमें हाँ कितनी दी हुई है बेटा, स्ट्रेन 1% दी हुई है, यानी कि डेल्टा अपॉन L इंटू 100 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो स्ट्रेन कितनी हो जाएगी, 0.01 हो जाएगी। ध्यान से देख लो, परसेंटेज में 0.01 और यहाँ पे रख देंगे इसका स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करोगे 10⁻10 इंटू 10⁻⁻4 10⁻6 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ गया बेटा, ए ऑप्शन आ जाएगा, जूल पर मीटर क्यूब। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है क्या बात। तो अब इधर खड़े होने से मेरे को काफ़ी रिलैक्सेशन है, थोड़ा हाथ तेज चल रहा है और आपको भी समझ में आएगा। 30 का आंसर ए है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। पिछले क्वेश्चन में टाइम दिया था, इसमें लेंथ दे दी है और वो h की पावर x, c की पावर y और g की पावर z मान करके, जैसे अपन ने पहले किया था l की पावर 1, m की पावर 0 और t की पावर 0 सेम मानेंगे। h का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो m-1 L2t-1 की पावर x, Lt-1 और की पावर y, और m का फॉर्मूला जो होगा ml की पावर 3-2 के इक्वल हो जाएगा। थोड़ा सॉल्व करेंगे, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आजकल पूछे जा रहे हैं, है ना, बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस टाइप के। तो इन क्वेश्चन को आप बेटा ध्यान रखोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने डिस्कस कर दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 तो हो गया है, अब हम बात करते हैं 31। 31 क्या है, क्वेश्चन नंबर 31 भी सिंपल ही है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर कितना है बेटा, डी। इसमें क्या कह रहा है कि एक बॉल को आप फेंकते हो, यू वेलोसिटी से ऊपर से नीचे आता है, तो टी इक्वल टू टोटल सेकंड टाइम हो जाता है 4 सेकंड। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में जितना समय लगेगा उतना आने में लगेगा। तो 2 सेकंड इधर आने में, 2 सेकंड इधर वापस आने में। तो u मान लेते हैं, वेलोसिटी 0 हो जाती है, v बराबर u प्लस 80 लगा देंगे। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u माइनस 10 इंटू 2 सेकेंड, u की वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड। एक तो ये फॉर्मूला ये है। डायरेक्ट फॉर्मूला t इज इक्वल टू 2u अपॉन gb होता है, t की वैल्यू 4, 2u अपॉन 10, 5 चौक 20, है ना, 20 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से भी आप इसका आंसर ला सकते हो। ठीक है, तो ये बात है, इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 32 में सी ऑप्शन सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि व्हेन ए सैटेलाइट मूव्स अराउंड द अर्थ इन ए सर्टेन ऑर्बिट द क्वांटिटी विच रिमेन्स कांस्टेंट। कौन सी क्वांटिटी रहती है, यदि ये सन है और यहाँ पर अर्थ है, ऐसे प्लेनेट कोई मूव करता है, तो पहला जो लॉ होता है लॉ ऑफ ऑर्बिट होता है और इलिप्स में मूव करता है। सेकंड लॉ होता है कि एरियल वेलोसिटी क्या रहती है, उनकी कांस्टेंट रहती है, यानी कि समान समय में वो समान टाइम में वो इक्वल टाइम में वो इक्वल एरियल वेलोसिटी जो है ट्रेवल करते हैं। तो क्वेश्चन 32 का सी ऑप्शन सही है। अब हम बात करते हैं 33 का। 33 का जो है वो आंसर कौन सा आ रहा है बेटा, इसमें आ रहा है 33 का ए ऑप्शन सही है। व्हीन डिस्प्लेसमेंट लॉ पर आधारित क्वेश्चन है। फॉर्मूला क्या लगेगा, मैक्सिमम वेवलेंथ पर्टेनिंग टू द टेम्परेचर, है ना, ऑफ द बॉडी इज रिलेटेड बाय दिस इक्वेशन। बी की वैल्यू, अच्छी बात है कि वी की वैल्यू 2.93 इंटू 10 की पावर -3 मीटर कूलम, मीटर केल्विन, है ना, मीटर केल्विन में दी हुई है। और बस लैम्डा एम की वैल्यू भी दे रखी है, तो
लैम्डा एम कितना दे रखा है इसमें 4000 एंगस्ट्रॉन, तो T इक्वल टू 2.93 इंटू 10⁻³ अपॉन 4000 एंगस्ट्रॉन की वैल्यू ये आ जाती है। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 7325 केल्विन इसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सही क्वेश्चन है 33। अब हम आते हैं 34 पर। 34 तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ऑप्शन है इसका ए। 34 में क्या है बेटा, 34 में जब कोई न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है तो बीटा डीके में दो टाइप के बीटा डीके होते हैं, बीटा प्लस और बीटा माइनस, पॉजिट्रॉन डीके और इलेक्ट्रॉन का क्षय जो होता है ना उसे बोलते हैं। तो इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी की एनर्जी और लैम्डा के बीच में हम एक ग्राफ खींचते हैं, ई की एनर्जी के बीच में जो ग्राफ खींचते हैं वो इस टाइप का ग्राफ आता है। बोर्ड में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप उसे समझ लेना, याद कर लेना, तो यही आंसर आता है इसका। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। 35 हमने डिस्कस कर दिया है, 35 का ए आंसर है, बिल्कुल सही है, पहले से पहले हमने इसे डिस्कस कर दिया है। अब हम आते हैं 36 पर। तो 36 का ऑप्शन है ए, ये है आपका बैंकिंग का क्वेश्चन है। बैंकिंग में ध्यान से देखो, यदि आप किसी सड़क को बैंक करते हो तो उस पर जो फोर्स लगते हैं एक तो mg और मैक्सिमम स्पीड की कंडीशन में फ्रिक्शन इधर लगेगा और नॉर्मल इधर लगेगा। क्लियर है क्या बात? तो ये हो जाएगा सेंटर ऑफ द सर्किल और ये इस तरीके से मूव करेगा, इसे रेडियस मान लेते हैं। तो जब भी आपको सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, सभी फोर्स को क्या करेंगे, या तो सेंटर की तरफ रिजॉल्व करेंगे और सेंटर के परपेंडिकुलर वाले प्लेन में रिजॉल्व करेंगे। जैसे ये थीटा, ये फ्रिक्शन है, ये थीटा हो जाता है। तो मैं दोबारा से यहाँ डायग्राम बना देता हूँ एक बार, नहीं गंदा हो जाएगा। ये है फ्रिक्शन, टायरों पे लगता है, तो ये है थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, FR cos थीटा, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा FR sin थीटा। दूसरी बात, एक mg भी इधर ही लग रहा है और नॉर्मल लग रहा है इधर, और ये एंगल होता है थीटा, तो ये होता है n cos थीटा, और इधर की ओर होता है n sin थीटा, है ना। तो आपने फोर्स को रिजॉल्व करना है, सेंटर की ओर करना है, सेंटर के परपेंडिकुलर करना, और किसी डायरेक्शन में रिजॉल्व नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स है फ्रिक्शन cos थीटा प्लस n sin थीटा, वही इसे रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स देंगे। एक तो कंडीशन ये हो गई। दूसरी, ऊपर का फोर्स कितना है, n cos थीटा, और नीचे का फोर्स कितना है, mg प्लस फ्रिक्शन sin थीटा। ध्यान देने वाली बात है कि मैक्सिमम वेलोसिटी के केस में फ्रिक्शन जो होगा वो मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम फ्रिक्शन म्यू इनटू n के बराबर होगा। तो जहाँ जहाँ पे फ्रिक्शन आ रहा है वहाँ पर क्या रख दोगे, म्यू n रख दोगे, और इसे आप डिवाइड कर देना, थोड़ा सा सॉल्व कर लेना। तो जो v मैक्स की वैल्यू आती है वो मेरे को याद है, आप भी याद कर लेना, rg μs 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस μs tan थीटा के इक्वल आ जाती है ना। तो ये बेटा बैंकिंग का सीधे सीधे बैंकिंग का क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसमें आप इसे याद कर लेना, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 की ओर आते हैं, सॉरी 37, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर है वो सी है। ध्यान से देखो, इसमें हाइड्रोजन एटम की जो डिफरेंट स्टेट है वो उसके बारे में पूछा है। ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये याद है मेरे को, 1.51 और 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। वो कहता है ये तो 1 है, ये 2 है, ये 3 और ये 4। तो 4 से 2 में आता है, तो इसमें जो फोटोन निकलेगा उसकी जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी बेटा, हाईएस्ट एनर्जी कितने, -3.4 माइनस कितनी आ जाएगी, सॉरी हाईएस्ट एनर्जी तो बढ़ती जाती है, 0.85 माइनस -3.4। तो आंसर कितना आ जाता है बेटा इसका, ऑप्शन है सी। तो इट इमिट्स 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन जो है वो रिलीज करेगा। इसके अलावा इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इट गेन पोटेंशियल एनर्जी, कैसे, अरे ये तो फोटोन की एनर्जी इतनी निकल गई, काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो जाएगी। क्लियर है क्या बात? तो इट इमिट्स से फोटोन, है ना, इट्स इमिट ए फोटोन। डी ऑप्शन में तो 255 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, बहुत ही फाड़ू बना दिया ऐसे नहीं। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 38 की। 38 का रिपीटेड क्वेश्चन है, आंसर इसका बी है। आपको इसमें यह बताना है, क्या बताना है कि जब किसी भी निडल को, मैग्नेटिक निडल को आप इसे लटकाते हो तो इस पर टॉर्क कौन लगाता है? कौन सा आंसर है बेटा? बी, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये जो इस पर टॉर्क लगाएगा
है ना, ये नॉर्थ पोल, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वही तो लगाता है। जैसे आप मैग्नेट है, सिंपल आप मैग्नेट को लोगे, जब मैग्नेट होती है, जब मैग्नेटिक कंपास होता है, जब आप उसे रखोगे तो ऐसे ऐसे हिलता 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 वो किधर लगेगा, सीधा हो जाएगा मैग्नेटिक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाएगा। तो जो नेट फोर्स लगता है वो कौन लगाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ही इस पे टॉर्क लगाती है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 28। 29 का आंसर क्या है बेटा, 29 का आंसर है डी। 29 मैंने डिस्कस कर दिया है पहले से पहले, है ना। अब हम बात करते हैं 40 की बात, है ना। 40 का आंसर है सी। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। उसमें पहले इसने बीटा इजिकल टू डी लैम्डा ओवर डी होता है, फ्रिंज विथ, है ना, फ्रिंज विथ का क्वेश्चन याद कर लो। और फ्रिंज विथ जो दे रखी है क्वेश्चन नंबर 40 में सब कुछ दे रखा है, उसमें डी लैम्डा ओवर डी दे रखा है, लेकिन अब की बार वो कह रहा है कि फाइंड द फाइनल फ्रिंज विथ ऑफ द होल apparatus इमर्ज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.33, इसका मतलब है 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। जब आप किसी सेटअप को, जब आप इस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाले सेटअप को किसी पानी के अंदर डुबोते हो तो उसमें वेवलेंथ जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, वो लैम्डा अपॉन म्यू आर के ई आर के इक्वल हो जाती है। म्यू आर नहीं है, ई आर, है ना। तो ई आर मतलब के भी लिख सकते हैं। तो जो बी डैश होगी फ्रिंज विथ डिक्रीज हो जाती है और डी लैम्डा डी डैश अपॉन डी हो जाती है। और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, डी की वैल्यू दे रखी है इसमें, हाँ डी की वैल्यू दे रखी है, नहीं, द फ्रिंज विथ इज फाउंड टू बी 2 मिलीमीटर। अरे 2 मिलीमीटर पहले कितनी है, 2 मिलीमीटर, तो अब तो कितनी हो जाएगी, डी लैम्डा अपॉन डी और 1/k। तो पहले तो 2 मिलीमीटर थी, अब k कितना हो गया, k हो गया 4/3, तो कितना हो गया, कितना हो गया 6/4 यानी कि 1.5 मिलीमीटर। तो सी ऑप्शन सही है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले फ्रिंज विथ दे रखी है, बाद में फ्रिंज विथ पूछी है, कब फ्रिंज विथ क्या हो जाएगी, बी डैश वुड बी इक्वल टू बी अपॉन के इक्वल हो जाएगी, या आप इसे ई आर भी लिख सकते हो, है ना। अरे यार ई आर नहीं लिखना था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना था, म्यू लिखना था, किसके, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू दे रखा है, ठीक है, ये है। हाँ गर्मी के मारे ना थोड़ा सा परेशानी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर जो बेटा सी है, इसमें क्या दे रखा है, इसमें ये बताना है आपको कि जो रिडक्शन फैक्टर के ऑफ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर हेल्प्स इन रिड्यूसिंग डिफ्लेक्शन ऑफ करंट। नो, जो जो आपका रिडक्शन फैक्टर के होता है वो जो होता है उसकी वैल्यू 2ABH अपॉन म्यू नॉट इंटू एन के बराबर होती है। तो ये जो के है, आप फॉर्मूला देख लेना रिडक्शन फैक्टर का, कि जो डिपेंड करता है ये कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर पे डिपेंड करता है, उसकी रेडियस पर, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर। तो उसमें जो डिफ्लेक्शन ऑफ करंट से कोई मतलब नहीं है ना, नहीं मतलब है। कैसे, 41 का सी ऑप्शन क्या है, इफ assertion is true the reason is false। हाँ बिल्कुल सही बात है। जो tan थीटा होता है, के जो होता है वो I अपॉन tan थीटा के इक्वल होता है। तो के इज प्रोपोर्शनल टू I, यानी करंट को क्या करेगा, करंट जो होती है वो के प्रोपोर्शनल ही होती है। आई बात समझ में, और आई की वैल्यू जो होगी वो थीटा के प्रोपोर्शन होती है, इस बात को ध्यान में रखना। तो इसका 41 का क्वेश्चन नंबर सी सही आ जाता है। अब हम बात करते हैं 42 पर। 42 का आंसर नंबर ए है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या कि सोलर रेडिएशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सोलर रेडिएशन का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ट्रांसफर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, तो इसमें कोई भी डिस्कशन करना नहीं बनता। अब आ जाते हैं हम 43 के बी पर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, ऑप्टिक्स में डिस्प्लेसमेंट मेथड पर क्वेश्चन है। डिस्प्लेसमेंट मेथड पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में पोजीशन 1 और पोजीशन 2 पर हम रखते हैं ऑब्जेक्ट, और उस पर हमें 2 इमेजेस मिलती हैं। ये ऑब्जेक्ट है, ये स्क्रीन है, इसके बीच की डिस्टेंस d होती है और 2 पोजीशन के बीच की डिस्टेंस d होती है। जो फॉर्मूला होता है फोकस डिस्टेंस का वो d² माइनस d² अपॉन 4d के इक्वल होता है। इसमें d की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, इसमें d की वैल्यू 90 सेंटीमीटर दे रखी है,
और स्मॉल डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर दे रखी है। आप कैलकुलेट करोगे तो 21.4 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं 44 की। क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर है वो बी है। वो कैसे दे रखा है बेटा, v इजिकल टू यू प्लस 80। इसमें 44 में एक पार्टिकल है, मास है इसका 2 kg और 2 kg के साथ 6 मीटर पर सेकंड से दौड़ता है और फ्रिक्शन के कारण ये जा करके रुक जाता है। टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 सेकंड में रुक जाता है। तो ध्यान से देखो, फ्रिक्शन की जगह जो रिटार्डेशन होगा वो v बराबर u प्लस 80 से निकाल लेंगे। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 6, एक्सेलरेशन तो निकालना है, t है 10, एक्सेलरेशन आ जाता है 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन कितना होगा, देखो फोर्स कितना लगेगा इस पे, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू एम जी, और यदि एक्सेलरेशन निकालना है तो फ्रिक्शन को m से डिवाइड कर देंगे तो म्यू जी। वैसे तो मैं बताता हूँ कि जब बॉडी मूव करती है तो उसमें जो रिटार्डेशन होता है म्यू जी के इक्वल होता है 0.6, म्यू इज इक्वल टू 0.6 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0.06 के इक्वल आंसर आ जाता है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या है, बी। इसमें हमें क्या निकालना है, ये बहुत ही सही क्वेश्चन है। जो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी होता है, यदि हम लेंथ को क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे। हाँ, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन पर ये क्वेश्चन होता है। ध्यान से देखो, जो लेंथ होती है वो L0 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी होता है। लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट यदि अल्फा है तो L0 माइनस L0 डिवाइडेड बाय L0 अल्फा डेल्टा टी, यानी डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी होती है, पहली बात। अब देखो, यदि टेम्परेचर चेंज होगा तो लेंथ भी चेंज होगी, तो टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा। तो यदि मैं इसे लिखूं टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई अपॉन जी इंटू एल, ये तो कांस्टेंट है, तो ये आ जाता है 2 डी टी अपॉन टी इज इक्वल टू डी एल अपॉन एल आ जाता है। आता ही नहीं आता है, एरर के फॉर्मूले से लॉग ले लेना और डिफ्रेंशिएशन कर देना। तो डी टी अपॉन टी जो होगा वो 1/2 डी एल अपॉन एल के इक्वल होता है, और डी एल अपॉन एल अल्फा डेल्टा टी के इक्वल होता है। डेल्टा टी का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा डेल्टा थीटा कर लेना, डेल्टा थीटा, है ना। तो देखो डेल्टा टी या अपॉन टी, तो यानी कि जो डेल्टा टी है वो टी इंटू 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा हो जाता है। टी है पूरे घंटे में, पूरे 24 घंटे में आपको टाइम डिफरेंस निकालना है, तो 24 आवर 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड 1/2। अल्फा की वैल्यू है 12 इंटू 10 की पावर -6, और टेम्परेचर जो इंक्रीज हो जाता है वो 40 - 20 बराबर 20। थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लेना, है ना। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आ जाती है, कौन सा ऑप्शन सही है, बी, 20.6 सेकेंड आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस पूरे पेपर के अप टू क्वेश्चन नंबर 45 हमने डिस्कशन कर दिया। नेक्स्ट पेपर को भी हम डिस्कशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा और स्पीड में थोड़ा सा साफ और क्लियरिटी के साथ बाकी क्वेश्चंस को पेपर को भी आपके सामने डिस्कस करते रहें। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो डेफिनेटली शेयर कीजिएगा। वी विल ट्राई टू इम्प्रूव आवर कंटेंट, ऑल्सो द वे हाउ टू डिलीवर द कंटेंट, है ना। हमें वे भी अपना थोड़ा सा इम्प्रूव करना है, लेकिन जब तक के लिए आप इसे शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट पेपर हम इसे और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। बम भोले एकेडमी यूट्यूब पर आप इसे सब्सक्राइब करें।